हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज जो है हम लेके आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर 44वां प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आज हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे जो सामान्य हिंदी का होगा, जो 20 क्वेश्चन होंगे। कल हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, और उसके बाद रीजनिंग के बाद अगले दिन आपके जो है रीजनिंग के अगले दिन आपके उत्तराखंड के आएंगे 40 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है लास्ट में जीएस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिस सेट है, तो आप सारा प्रैक्टिस सेट देख लेना। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट भी हमने ऐसे अलग अलग पार्ट में किया था। तो चलो शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है सामान्य हिंदी में। गढ़वाली कुमाऊनी भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो इनका सही मिलान करना है। ससुराल छोड़कर मायके में रहने वाली स्त्री, जो ससुराल छोड़कर मायके में रहने वाली स्त्री है उसे क्या कहा जाता है कुमाऊनी गढ़वाली भाषा में? तो उसे कहा जाता है भाई अबस, उसे अबस कहा जाता है। मंदिर पूजन में के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल, मंदिर के पूजा में जो आटा चावल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है भाई अग्याल। उसको क्या कहा जाता है? अग्याल कहा जाता है। अनाज में बाली फूटने की स्थिति, जब अनाज में बाली फूटने की स्थिति होती है, मतलब अनाज लगने से पहले जब अनाज में जब बाली फूटती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई गभार। और खेतों में गोबर की पूर्ति हेतु पशुओं को कुछ दिनों के लिए खेत में बांधना, इसे कहते हैं गोठ लगौण। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, दूसरे का पहला। तो ए इसका क्या बी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया। हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके साथ खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है और वह गोल वर्ण भी नहीं है? ठीक है ना, तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना कि हिंदी में जो है आपके नौ वर्ण ऐसे होते हैं, 9 वर्ण जिनके साथ क्या होता है? खड़ी पाई का प्रयोग, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कितने वर्ण होते हैं? 9 वर्ण होते हैं। तो इन 9 वर्णों में से जो है 8 वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। और इन 9 में से जो है केवल एक वर्ण ऐसा है जिसको हम रॉ बोलते हैं, है ना, जिसे रेफ भी बोल लेते हैं। एक रॉ वर्ण ऐसा है कि जो मतलब जिसके साथ खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है और वो गोल वर्ण भी नहीं है। तो यही पूछ रहे हिंदी वर्णमाला में कितने ऐसे वर्ण है जिनके साथ खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है और वह गोल वर्ण भी नहीं है? तो एक है, और वो भी कौन है? रॉ। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गोल वर्ण की मैं अगर आपको बात बता दूं कि गोल वर्ण किसे कहते हैं, तो जिनके नीचे जैसे आपका क्या होता है टॉ, तो टॉ के नीचे इस तरीके से होता है। ठॉ है, ठॉ के नीचे भी इस तरीके से आता है। डॉ आता है आपका, जैसे डॉ ऐसे लिखा जाता है तो डॉ के नीचे भी ऐसा आता है ना, ऐसे करके इनको गोल वर्ण कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण आपके जिनके नीचे आपको ये वाला साइन लगता हुआ दिखेगा, ऐसे जो है टोटल कितना है? 8 वर्ण है ना। बाकी जो खड़ी पाई का प्रयोग, खड़ी पाई ये होती है जिनके साथ ये ऐसे डंडा आता है, ऐसे ये वाला है ना, जैसे कौ के साथ आ गया ये, है ना, खौ के साथ आ गया ये, है ना, ऐसे करके इनको खड़ी पाई बोलता है। उन्हें खड़ी पाई का प्रयोग जिनके साथ नहीं होता उनमें से रॉ एक अकेला वर्ण ऐसा जो गोल वर्ण नहीं है। तो आपका एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम लगाइए। देखो भाई सही क्रम लगाने के लिए बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया था एक, कि शब्दकोश के अनुसार जब वर्णों को लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि वर्णमाला से पहले सबसे पहले ये आता है, अंग आता है। अंग के पहले जो आपका क्या होता है? ये चंद्र बिंदु वाला आता है, और उसके बाद आपका अह आता है, और फिर उसके बाद जो है आ जो हिंदी वर्णमाला उसी क्रम में आएगी जिस क्रम में वर्णमाला लिखी होती है। अक्षर तरह को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संधि विच्छेद करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो कैसे, जैसे आपका आर पे क्या लिखा हुआ है? आर पे लिखा है यहाँ पे दल। तो दल को जब आप तोड़ोगे ना तो कैसे तोड़ोगे? दो पे हलंत लगाओ तो दो पे ओ की मात्रा, तो इसको अलग कर दो। लौ है, लौ पे हलंत लगाओ तो लौ पे ओ की मात्रा, तो इसको क्या कर दो? अलग कर दो। ऐसे आपको एस को तोड़ोगे आप लोग, तो एस में क्या लिखा हुआ है? द्वंद्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द्वंद्व। तो द्वंद्व लिखा, तो ये जो दो होता है जिसके नीचे वो ऐसे करके लगा होता है, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं। आधे दो और वो से मिलकर बना है, लेकिन वो के साथ ओ की मात्रा हो जाएगी तो ये ओ ऐसे अलग टूट जाएगा। फिर आपका आधा नौ है, नौ के साथ कोई स्वर नहीं होगा क्योंकि नौ आधा, तो इसके साथ कोई स्वर नहीं होगा। फिर आपका दो आएगा, दो के साथ हलंत लगाओ तो दो के साथ ओ की मात्रा आपकी अलग हो जाएगी। ऐसे आपका क्या है? त्रेता लिखा हुआ है। टी पे क्या है आपका लिखा हुआ है? त्रेता। त्रेता को तोड़ोगे तो आपको पता होगा त्रो का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। त्रो किससे बना? तो रॉ और ओ से बना, लेकिन इसके साथ जो है त्रो के साथ जो एक ही मात्रा है तो आप यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दोगे। फिर आपका ता है तो तो पे हलंत लगाओ तो तो पे आ की मात्रा आप अलग कर दोगे। इस तरीके से करोगे। फिर इसके बाद जो लास्ट में ध्यान है, तो यू पे क्या है आपका? ध्यान। तो ध्यान का संधि विच्छेद करोगे तो धौ आधा है तो धौ पे हलंत लगा दो, ये आधा हो गया, इस पर कोई स्वर नहीं होगा। फिर यो है, यो पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा को आप अलग कर दो। और फिर जो आपका नो आ गया, नो पे हलंत लगाओ तो नो पे ओ की मात्रा, तो इसको भी आप अलग कर दो। अब देखो भाई जरा, हिंदी वर्णमाला में इनमें से सबसे पहले कौन आता है? एक दो तो है दो, एक तो है, एक थो है। तो तो थ दो है ना, तो तो थ दो, तो पहला आता है। तो पहला आता है तो त्रेता सबसे पहला आएगा, मतलब टी सबसे पहला आएगा, यानी कि टी सबसे पहला आएगा, तो इन्हीं दोनों में से टी आ गया। तो टी आपका हो गया, त्रेता हो गया। फिर आपका जो देखो
दो है और धौ है, तो तो था दो, दो पहला आता है और धौ बाद में आता है, तो दो वाले पहले आएंगे। तो दो वालों में भी कौन पहला आएगा, देखो तो जब पहला अक्षर सेम होता तो दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें ओ है और इसमें वो है, तो ओ पहला आएगा या वो, तो ओ पहला आएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा ना, तो पहले टी आ गया फिर आर आ जाएगा, तो ये भी हो गया, फिर आपका एस आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द मतक्य में वर्णों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई जरा इसको भी जरा तोड़ के देखते हैं उसी तरीके से, यहाँ पे भी क्वेश्चन उस अलग क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको मैच कर सकते हो जो हमने अभी बताया था। जैसे मतक्य को तोड़ोगे आप लोग तो मो है, मो पे हलंत लगाओगे तो मो पे किसकी मात्रा आ जाएगी, ओ की। फिर तो है, तो पे हलंत लगाओगे तो तो पे किसकी मात्रा है, ए की। फिर आप जो यहाँ पे देखो को आधा है तो को आप ऐसे हलंत करके लिख दोगे, और यो को आप ऐसे करके हलंत लगाओगे, यो पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा आप लास्ट में ऐसे करके लिख दोगे। अब यहाँ पे देखना भाई एक चीज कि जो वर्ण होते हैं, यहाँ मात्राओं की संख्या नहीं पूछी, यहाँ पे वर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो वर्ण तो दिखने के लिए कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो अ होता है, अ कैसा वर्ण होता है, अ होता है भाई उदासीन। ये अ जो है उदासीन वर्ण होता है, और इसकी जो है मतलब दृश्य रूप में इसकी कोई मात्रा भी नहीं होती ओ की। तो आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब वर्णों की संख्या कभी भी पूछेगा किसी भी शब्द में, तो अगर ओ लास्ट में आए तो उसकी मात्रा उस वर्ण को ओ को जो है लास्ट में नहीं गिना जाता, क्योंकि लास्ट में उदासीन हो जाता मतलब शून्य हो जाता हो। लेकिन बीच में अगर ओ आएगा तो बीच में ओ को गिना जाएगा, लेकिन लास्ट में आएगा तो लास्ट में नहीं गिना जाएगा। इसलिए इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होगी, कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ण हो गए, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी इसका क्या है, आंसर है। चलो इनमें से किस काल की, किस होगा यहाँ पे ना, इनमें से किस काल की सहायक क्रिया ए ऊ इत्यादि हैं। तो देखो भाई आप लोग देखना, जैसे हमारे पास क्या होता है, संभाव्य काल होता है। संभाव्य काल में क्या होती है, संभावना बताते हैं। तो जैसे क्या है कि बोल भी क्या संभाव्य भविष्य काल रहा है, तो संभाव्य भविष्य काल का अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे शायद हम लिखेंगे, जैसे शायद हम कल जाएं, हम कल जाएं, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, ये देखो ये ए आ रहा है भैया ना, ए आ रहा है यहां पे जाए, या फिर तुम कल, या फिर ऐसे लिख दे कि मैं कल जाऊं, जो मैं कल जाऊं मतलब मैं कल जाऊं मतलब मैं कल जाने के लिए जो है एक मतलब एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि मैं कल जाऊं, तो ये संभावना हो रही कि मैं कल जाऊं, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, ऊ आ रहा है। तो ए और ऊ जो है किसमें आते हैं, संभाव्य भविष्य काल की सहायक क्रिया है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, दिनेश अपने कर्मों से गरीब है, इस वाक्य में कारक पहचानिए। देखना आप लोग कि जब किसी काम को करने के लिए कोई साधन दिया जाता है या किसी उद्देश्य से कोई काम किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, करण कारक होता है ना। अगर हम यहाँ पे इस वाक्य में देखें, तो इस वाक्य में यहाँ पे देखना कि दिनेश अपने कर्मों से गरीब है, तो जो दिनेश गरीब है वो किसके वजह से बना है, कर्मों के वजह से बना है। तो उसके गरीब बनने के लिए जो साधन बना वो कौन बना, कर्म बने उसके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करण कारक हो जाएगा। यहाँ पे कर्म कारक नहीं बल्कि करण कारक होगा, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, देखो जरा कौन सा विकल्प सही है। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। देखो बिल्कुल सही बोला भाई, जो भाषा होती है, भाषा और व्याकरण का सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है, वाक्य को माना जाता है, क्योंकि पूरा वाक्य ही होता है। उससे बड़ा तो आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर अंग के हिसाब से देखा जाए तो अंग बोल रहा हो, अंग मतलब एक पार्ट होता है। तो भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, वाक्य होता है। दूसरा कह रहा भाषा या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। तो देखो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वाक्य होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वाक्य जो होता है ना, जब हम पूरा वाक्य लिखते हैं, देखो एक हमने अक्षर लिखते हैं, एक वर्ण लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, तो शब्द तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सॉरी वर्ण तो भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन उससे बड़ा फिर शब्द, दो वर्णों से मिलकर हमारा शब्द बनेगा, तो शब्द का अपना एक भाव मतलब शब्द का अपना एक अर्थ हो सकता है, अर्थ के आधार पर शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर आप जो भाव के आधार पर देखो, तो भाव के आधार पर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगी। देखो कैसे, कि अगर हमने कहा, जैसे हमने रॉ लिख दिया और एक लिख दिया हमने रहना, और एक लिख दिया तुम्हारा वहां रहना, ये तीन लिख दिया मैंने ना, तो ये तो आपका ये हो गया आपकी रॉ। रॉ क्या है, अपने आप में एक अक्षर है ना, या मतलब वर्ण है, तो ये भाषा की क्या हो गई, सबसे छोटी इकाई होगी। यानी कि शब्द जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, है ना। ये क्या है, आपका एक शब्द है, तो
अगर यहाँ पे देखो तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, क्योंकि शब्द से छोटा कोई भी नहीं होता जिसका अर्थ होता है, क्योंकि जो वर्ण होता है वर्ण तो लेखन चिन्ह होता है केवल, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा कुछ भी नहीं होता ऐसा जिसका कोई अर्थ हो। लेकिन अगर देखें तो अर्थ में भी क्या है? भाव नहीं होता भाई, तो भाव किसमें होता है? वाक्य में। तो ये आपका क्या हो गया? वाक्य। तो अगर देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है भाव या भावार्थ के आधार पर क्या होगी? वाक्य होगी, क्योंकि शब्द में तो भाव नहीं होता। भाव किसमें आएगा? जब पूरा वाक्य लिखेगा तुम्हारा वहां रहना एक क्या है? भाव आ जाएगा। तो इसलिए आपकी क्या हो जाएगी? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या हो जाएगी? वाक्य। और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी क्या हो जाएगी? वाक्य ही हो जाएगी भाई। तो सारे के सारे सही है। देखो यहाँ पे सारे के सारे सही है। भाषा व व्याकरण की सबसे छोटा अंग बोलेगा तो भी वाक्य, भाव या भावार्थ का आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो भी वाक्य, भाव या भावार्थ का आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई बोलेगा तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, खिली हुई हवा आई, क्या हुआ? खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई, चली गई, है ना। देखो, खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई और चली गई। तो यहाँ पे क्या है आपका? ये देखो, जब कभी भी सा से सी सो सम, है ना, जब ऐसे वाचक चिन्ह आए आपके पास सा से सी सो सम, ऐसे शब्द अगर कहीं भी दिख गया आपको तो समझ जाना उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तो तुलना करने के लिए सा से सी का मतलब है उसके जैसा, उसके जैसी, ऐसे करके, है ना। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो वाचक चिन्ह होता है ये क्या होता है? मनो, मानो, जनो, जानो, ये सारे के सारे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक चिन्ह। अगर ऐसे शब्द दिखेंगे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे आपने कहा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो चौ 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 ऐसे करके दिखेंगे आपको, एक जैसे वर्ण दिखेंगे शुरू में, चारू चंद्र की चंचल किरणें ऐसे करके, है ना। और बाकी जो है आप लोग इसको ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, मतलब सी। अगला क्वेश्चन है, देखो, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखना भाई, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एक ऑप्शन दिया मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और सौरसैनी। में सबकी बात करता हूँ जरा, किससे किसका विकास हुआ है। अगर यहाँ से नीचे सम देखें तो सौरसैनी से जो विकास हुआ है वो किसका हुआ है? एक तो हुआ मतलब आपका पहाड़ी हिंदी का। किसका? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में अगर आप नोट करना चाहो तो मैं बता देता हूँ, आप नोट करना। पहाड़ी हिंदी में आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली आएगी, मध्यवर्ती पहाड़ी में, पूरी पहाड़ी में आपकी नेपाली आएगी, और पश्चिमी पहाड़ी में आपकी जौनसारी और हिमाचल की बोलियां आएगी। ठीक है, इनका सबका विकास किससे हुआ? सौरसैनी से। इसके अलावा सौरसैनी से किसका विकास हुआ है? तो इसके अलावा हुआ है विकास आपकी राजस्थानी का। राजस्थानी को भी अगर नोट करना चाहो तो बता देता हूं मैं। राजस्थानी की भी 4 बोलियां आती है। एक आती है आपकी जयपुरी, एक आती है आपकी मागधी, एक आती है आपकी जयपुरी, एक आती है आपकी मालवी, एक आती है आपकी मेवाती, और एक आती है आपकी बिजनौरी, बिजनौरी नहीं, एक आती है आपकी मारवाड़ी। ठीक है, तो ये आपकी राजस्थानी की 4 बोलियां आती है। तो इनका विकास भी सौरसैनी से हुआ है। इसके अलावा जो है जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का विकास भी इसी से हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से मतलब पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आएगी, जैसे हरियाणवी आएगी, आपकी खड़ी बोली आ जाएगी, ब्रजभाषा आ जाएगी, बुंदेली आएगी और कन्नौजी, तो ये आपकी इसमें आएगी। इसके अलावा जो है पूर्वी हिंदी, अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो भाई अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। किसका? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी आएगी? बघेली आएगी, अवधी आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी, है ना। इसके अलावा पैसाची से जो विकास, पैसाची से जो निकली है कौन सी निकली है? एक तो निकली आपकी सिंधी, है ना, सिंधी, और दूसरी निकली आपकी इससे पंजाबी। तो पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ है और सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ? तो पैसाची से हुआ है। और अगर बात करें मागधी से, तो मागधी से आपकी जो मागधी है, मागधी से आपकी किस भाषा का विकास हुआ है? बिहारी का हुआ है। और बिहारी में हमने आपको बताया था, बिहारी में भी 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी आएगी आपकी? एक तो आएगी आपकी मैथिली, एक आ जाएगी भोजपुरी और एक आएगी मगही, है ना। और इसके अलावा बिहारी के अलावा आप लोग देखना बिहार से कौन से क्षेत्र लगे हुए? बिहार से आपका बंगाल लगा हुआ है तो बंगाली, बिहार से ही आपका उड़िया लगा हुआ है तो उड़ीसा लगता है तो उड़िया आ गई, है ना। और उड़िया से लगा हुआ आपका, बंगाल से लगा हुआ आपका असम, तो असम ही आ गई। तो ये सारी भाषाओं का विकास जो है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, मागधी से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। लाल फीता शाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसका उदाहरण है? रूढ़ शब्द के, यौगिक शब्द के या योग रूढ़ शब्द के? इनमें से कोई नहीं। देखो रूढ़ शब्द क्या होता है? वो ऐसा मूल शब्द होता है जिसका आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे हमने कहा मेज का, अगर आप मेज को तोड़ोगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ खराब हो जाएगा, तो ये रूढ़ शब्द हो जाता है। यौगिक शब्द होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे एक शब्द लिख दिया हमने कहा एक,
हमने कहा एक एक, तो किससे बना हुआ है, एक प्लस एक से बना, तो जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है वो यौगिक शब्द हो जाता है। और योग रूढ़ शब्द होता है जो दो रूढ़ शब्दों से ही बनता है, वो भी आपका यौगिक ही होगा, लेकिन ऐसे यौगिक शब्द जो अपने अलावा किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जिसका मतलब अपने अलावा कोई अन्य अर्थ निकलता, मतलब बोल कुछ रहा और सुन कुछ रहा और बता कुछ, अर्थ कुछ और ही बता रहा है। जैसे आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे दो, हमने एग्जाम्पल दे दिया, चलो दशानन, एक एग्जाम्पल हम दशानन का दे देते हैं। दशानन, दशानन मतलब बोल तो रहा, दशानन मतलब 10 सिर है, तो 10 सिर किसी के भी हो सकते थे, वैसे तो रावण के होते हैं, तो लेकिन बोल तो रहा दशानन और बात करा किसकी, रावण की। बोल दिया उसने नीलकंठ और बात करा किसी, शिवजी भगवान की। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लाल फीता शाही की बात करें, लाल फीता शाही मतलब जिनके कंधे पर लाल फीता होता है, तो लाल फीता तो किसी के भी हो सकता है, अभी मेरे टी शर्ट के ऊपर भी लाल ही है, तो मैं लाल फीता शाही, तो इसका मतलब क्या, किसी के लिए स्पेशल बोला जा रहा है। तो लाल फीता शाही मतलब जिनके ऊपर जो है, मतलब जैसे स्टार होते लगे तो ऐसी फीतियां लगती है, फौज में रैंक वगैरह जब जाती है, तो लाल फीता शाही, तो बोल तो रहा लाल फीता शाही और बोल रहा है स्पेशल की रैंक के लिए, तो यहाँ पे इसलिए योग रूढ़ हो जाएगा। चारपाई, चारपाई मतलब जिसके 4 पांव होता है। अब 4 पांव तो बैल बकरी के भी होता है, 4 पांव जो है किसी पशु के भी, और पशु के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल चारपाई किसके लिए बोले, जिसके ऊपर हम जो है सोने के लिए जो यूज करते हैं चारपाई, तो उस चारपाई को बोला, तो स्पेशल अर्थ बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़। मतलब अर्थ कुछ, मतलब बता कुछ और रहा, अर्थ कुछ और ही निकला, तो योग रूढ़ हो जाएगा इसका आंसर। तो सी आंसर है। चलो अगला, देवज्ञ का अर्थ है। देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, देखो जो ये देवज्ञ शब्द है ना, ये किसके लिए यूज किया जाता है, खास करके जो मतलब ऐसी विद्या जानते हैं जो प्राचीन काल की ऋग्वैदिक या ऐसे ऋग्वेद काल की विद्या थी, या फिर जो पंडित होता है कोई, वो कोई ऐसी विद्या जानता है, जैसे जादू टोना टोटका जानता है, पूजा पाठ वाला जादू टोना टोटका खास करके आता है, जिसको ज्योतिष भी बोलते हैं। तो इसका मतलब देवज्ञ को क्या बोल सकते हैं आप, ज्योतिषी बोल सकते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है। देखो भाई, सबसे पहला आप लोग देखना, आधि और व्याधि ये दो शब्द युग में इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देखना कि हमने हमसे तो किसका अर्थ पूछ रहा हो, आधि का अर्थ पूछ रहा, लेकिन सबसे पहले हम जरा दोनों का ही अर्थ जानते हैं कि आधि को क्या बोलते हैं, व्याधि को, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आधि भी पूछ सकता है, व्याधि भी पूछ सकता है। जो व्याधि होता है ना, वो क्या होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, जिसे क्या होता है, शारीरिक कष्ट हो, जिस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट हो उसको क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। लेकिन आधि किसको कहते हैं, कि जो व्यक्ति जो है मानसिक कष्ट से परेशान हो, मानसिक कष्ट से परेशान हो, उसको क्या कहते हैं, आधि कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या बोल सकते हो, ए बोल सकते हो। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधि का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन होगा। देखो भाई, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा यहाँ पे, तो चाकू शब्द का बहुवचन यहाँ लिखा है चाकुओं, चाकुओं, चाकुएं या चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है कि जैसी करनी वैसी बननी, जिसका उसका, तो ऐसे जैसे ये वाले शब्द जहाँ पे दिखेगा ना, जैसा वैसा, ये थोड़ा सा जो है जो लोकोक्ति और मुहावरे टाइप के रहते हैं, तो उस टाइप में ये बनते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखना कि जैसा वैसा है ना, या फिर जो सो अगर आप अलग लिख दो, है ना। यहाँ पे देखो जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसने उसने, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खाएगा सो पाएगा, ऐसे करके। तो वहां पे क्या होता है, हमेशा संबंध वाचक सर्वनाम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के शब्द, एक ही तरह के पद, शब्द, पदबंध या वाक्यांश के साथ आने पर लगाया जाता है। तो भाई इसके साथ जो क्या लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, वो लगाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगाया जाएगा। अल्प विराम किसे कहते हैं, जो इस तरीके से लगता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे लगता है, ये अल्प विराम है ना। और अर्ध विराम किसको कहते हैं, तो अर्ध विराम ऐसे ऐसे लिखा जाता है, अर्ध विराम ये होता है अर्ध विराम। और पूर्ण विराम क्या होता है, ऐसे होता है। और विस्मय आदि बोधक चिन्ह ऐसे होता है, जो उल्टे आई की तरह लिखा जाता है। तो ये चिन्ह भी कई बार लगाने के लिए पूछते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि आदि समुचय बोधक अव्यय है। देखो आपका कह रहा है क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि आदि समुचय बोधक अव्यय है, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक या स्वरूपवाचक। तो ये भाई क्या होते हैं, आपके कारणवाचक होता है। कारणवाचक कैसे होता है, जैसा हमने कहा कि मैं बाजार गया क्योंकि मुझे किताब खरीदनी थी। एक मैंने यहाँ पे वाक्य लिख दिया, मैं बाजार गया, देखो मैं बाजार गया क्योंकि मुझे किताब खरीदनी थी। अब ये क्योंकि शब्द है ना,
क्योंकि शब्द आया यहाँ पे। तो ये क्योंकि शब्द जो इसने क्या किया कि मैं बाजार गया, तो बाजार जाने का क्या कारण बताया कि बाजार जाने का कारण क्या था कि मैंने किताब बताई, किताब खरीदनी थी मुझे, तो इसलिए कारणवाचक जो है ये शब्द समुचय बोधक शब्द हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ली के बाद आगे कोई स्वर आए तो ये क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं। देखो जब भी इनके बाद कोई स्वर आता है इनके बाद, तो ये क्या होता है, जो ई होता है वो य में बदल जाता है, ई छोटी और बड़ी य में बदल जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है, और जो री होता है वो किस में बदल जाएगा, जो री है वो र में बदल जाता है, और जो री है वो ल में बदल जाता है। इस तरीके से बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऐसा किस में होता है, हमेशा ये पूछना चाह रहा हो तो यण संधि में होता है ऐसे। तो यण संधि का क्या है, ये यहाँ पे उदाहरण दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे यण संधि में जो है परिवर्तन होता रहता है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। देखो इनमें से व्यंजन संधि के उदाहरण, सारे के सारे व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है। देखो उल्लास का संधि विच्छेद, सबके संधि विच्छेद देखना भाई। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास, उत प्लस लास। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस गम, है ना। और तथास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस अस्तु, तथा प्लस अस्तु। तो ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण, लेकिन ये नहीं है व्यंजन, ये आ प्लस ओ से मिलकर बना है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में भी किस स्वर संधि का उदाहरण है, जो है दीर्घ संधि का। अब यहाँ पे देखो इनको तोड़ो जरा, यहाँ पे देखो सबसे पहले संभावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस भावना। संभावना का संधि विच्छेद सम प्लस भावना होगा तो व्यंजन संधि है। यहाँ पे देखो सद्भावना का संधि विच्छेद होता है सद प्लस भावना, तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, बहि प्लस कार, लेकिन यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, अब ये दो बिंदु लगे तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो सारे के सारे व्यंजन संधि का उदाहरण ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो वातावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, वात प्लस आवरण, वात प्लस आवरण। पीछे देखेंगे तो उत प्लस लास, उत प्लस लास होता है। और संस्कृत का संधि विच्छेद देखोगे तो सम प्लस कृत, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण, लेकिन ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये अ प्लस आ से बना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसमें देखो जरा उल्लास में, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संगम का देखो सम प्लस गम, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये देखो संभावना का सम प्लस भावना, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। तो ये है भाई सभी के सभी व्यंजन संधि के उदाहरण। मखमली जूते मारना का आशय क्या है भाई, देखो क्वेश्चन है मखमली जूते मारने का आशय क्या है, तो मखमली जूते मारने का आशय होता है, देखो क्या कह रहा, व्यंग्य करना, विद्वान का अपमान करना, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना, या मधुर बातों से लज्जित करना। तो मधुर बातों से लज्जित करना मतलब क्या होता है, कोई होता है कि प्यार प्यार से किसी की बेइज्जती करता है, प्यार से बेइज्जती करना, मखमली जूते मारना, या फिर मधुर बातों से लज्जित करना। ठीक है, तो इसके बाद आज कल आपका आएगा रीजनिंग का, यानी कि तर्क शक्ति का जो है आपका चैप्टर आएगा कल। तो इसके 10 क्वेश्चन होंगे 21 से 30 तक, तो उसको हम कल देखेंगे। और उसके बाद परसों जो है उत्तराखंड देखेंगे 31 से 70 तक, और उत्तराखंड 71 से 100 तक आपका जीएस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।